नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। ठीक है, ब्लूम का वर्गीकरण को यहाँ पे 3 डोमेन दे रखे हैं: कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, और तीनों ही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, ये सुपर टेट, सी टेट, नेट और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर ये हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे जो 10 लकी सब्सक्राइबर्स होंगे वो जीत सकते हैं बोट के ईयरपॉड्स। ठीक है, तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कंडीशन ये है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक, तो ये आपको 10 मतलब जो 10 सब्सक्राइबर होंगे ये उन्हीं को मिलेगा, तो मतलब लक्की सब्सक्राइबर जो होंगे। ठीक है, सभी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी, शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में आता है और इसे बेंजामिन ब्लूम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी किताब प्रकाशित की थी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये उसमें दिया गया था। इन्होंने इसका निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में सोच के उच्च प्रपत्र को देने के लिए किया था। इसका अक्सर इस्तेमाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में होता है और जो लर्निंग एंड प्रोसेसेस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसमें होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। अतः ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षा को सीखने के रूपों और स्तर के वर्गीकरण का एक प्रयास है। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आ चुका है सीटेट में कि शिक्षा के उद्देश्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये ब्लूम का वर्गीकरण, या ब्लूम के वर्गीकरण को किस और नाम से जाना जा सकता है, तो शिक्षा के उद्देश्यों से। ठीक है, अतः शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इस तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन 3H फार्मूला, मतलब यहाँ 3H फार्मूला अप्लाई होता है: हेड, हर्ट और हैंड। मतलब आपकी किसी भी लर्निंग में इन तीनों चीज़ों का होना आवश्यक है। मतलब जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होंगी जब तक आपकी इफ़ेक्टिव लर्निंग हो नहीं सकती है। ठीक, इफ़ेक्टिव मतलब बेहतर लर्निंग। ठीक है, जब आपका हेड होता है वो कॉग्निटिव थिंकिंग में आता है, कॉग्निटिव डोमेन में आता है। आपका हर्ट हुआ अफेक्टिव डोमेन में। ठीक है, और आपका हैंड होता है आपकी मोटर स्किल्स में इस्तेमाल होता है। हैंड का मतलब आपके हाथ पैर सभी चीज़ों से रिलेटेड है। कॉग्निटिव स्किल्स में आपकी थिंकिंग प्रॉब्लम आ जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, आपके सोच प्रपत्र मतलब सोच से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाएंगी। और नेक्स्ट है आपकी अफेक्टिव स्किल्स। अफेक्टिव स्किल्स में होंगी आपकी इमोशनल चीज़ें, मतलब आप बिहेवियरली किसी चीज़ के प्रति कितने उत्तरदायित्व हो, मतलब आप किसी चीज़ को मतलब किस हिसाब से लेते हो, ये आपके अफेक्टिव डोमेन में आ जाएंगी। मतलब आपका बिहेवियर भी हो सकता है, अफेक्शन टुवर्ड्स थिंग, मतलब आपका किसी चीज़ के प्रति लुभावपन, मतलब आप कितने किसी वस्तु को चाहते हैं, लर्निंग को से रिलेटेड स्पेशली। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर। साइकोमोटर में आपकी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग के साथ में आप लर्निंग के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब लर्निंग तो बहुत तरीके से होती है, आप उसके लिए हाथ पैर हिला रहे हैं या नहीं हिला रहे हैं। ठीक, पेन उठा रहे हैं, पेपर उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, तो ये आपकी साइकोमोटर स्किल्स में आ जाएंगी। ठीक, और लर्निंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ पैरों को ही सीखनी होती हैं। कुछ चीज़ें जैसे स्पेशली मैं कंप्यूटर टाइपिंग की बात करूँगा तो वो भी एक विशेष तौर से लर्निंग है, जहाँ पे आपकी मोटर्स जो स्किल्स होती हैं वो इतनी फाइन हो जाती हैं, तो वो सिर्फ आपके मतलब पहले तो आप सोचते हैं उसके बारे में, फिर अफेक्शन स्किल्स होती हैं, मतलब आप कभी कभी बोरियत भी फील करते हैं बट आप उसमें और मन लगा लेते हैं तो वो आपका अफेक्शन हो जाता है उसके प्रति कि भाई करना है। ठीक है, देन आ जाता है साइकोमोटर स्किल्स। तो आप धीमे धीमे उन चीज़ों को करते हैं और एक समय बाद, मतलब एक टाइम बाद आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी साइकोमोटर स्किल्स में आ जाएंगी। ठीक है, उच्च स्तर को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर निचले स्तर को प्राप्त न किया हो, इसलिए इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को कोग्निटिव डोमेन भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप विशेष तौर से नोट कर लें
कि साइकोमोटर डोमेन को कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। संज्ञानात्मक डोमेन ज्ञान और बुद्धि कौशल का विकास शामिल करता है। इसमें 6 श्रेणियां हैं। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, ये लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है, मतलब ये थिंकिंग में भी नीचे की चीज़ें हैं। ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन ये सारे लोग ही करते हैं, हम सभी है जो। ठीक है, मगर यहाँ पे एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ये कुछ लोग करते हैं, या फिर लर्निंग में तो सभी लोग करना चाहते हैं, या कुछ लेवल तक करते हैं और आगे तक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है, लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। और ये जो चीज़ें हैं आपकी हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, तो 2001 में रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी, जिसे कि लॉरेंस एंडरसन और क्रेथवॉल ने दिया था। ये आपको नोट कर लेना है, नाम इनके है जो। इन्होंने वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें कुछ प्रमुख परिवर्तन किए, जिसे रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा गया है। ठीक है, इन्होंने नॉलेज को रिमेंबरिंग कहा, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कहा, ठीक है, अप्लाई को अप्लाइंग कहा। यहाँ करेक्ट कर लेना आप है जो, अप्लाई को अप्लाइंग कहा है इन्होंने। ठीक है, तो रिमेंबरिंग में क्या है, जब आप शुरुआत में चीज़ें सीख रहे होते हैं तो आप उन्हें रटते हैं, लर्न करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपकी आती हैं रिमेंबरिंग में। ठीक, जैसे आपने फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को एरोप्लेन कहा था, ठीक, और 50 बार याद किया था जब जाके आपको एरोप्लेन याद हुआ था। ठीक है, एलिफेंट कहा था, ठीक है, एलिफेंट की स्पेलिंग 50 बार याद की थी जब जाके याद हुई होगी। ठीक, मतलब कुछ को जल्दी हो गई होगी, एक्सेप्शंस होंगे। ठीक, तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, आपको उन चीज़ों के बारे में ज्ञान हुआ कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हैं। ठीक है, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गई। मगर जब आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब कब, कहाँ, क्या चीज़ और कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी अप्लाइंग में आ जाती है। ठीक, और नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस। उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात, ठीक है, आप उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देखते हैं। मतलब एक बार आपने लागू तो कर लिया, उसको अप्लाई किया, ठीक है, मगर वो कैसी सटीक बैठी है, ठीक है, सटीक बैठी है कि नहीं बैठी है, या जो आप कहना चाह रहे थे वो आप कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, या जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको अप्लाई करने के बाद ही मालूम चलेगा। और आप उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के देखते हैं कि मतलब कई कई तरीके से उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में हो जाता है आपका विवैल्यूएशन। ठीक है, आप मूल्यांकन करते हैं कि भाई कौन सी चीज़, जो जो चीज़ें आपने अप्लाई की थी तोड़ मरोड़ के, फिर आप उनको एक साथ लेके देखते हैं चीज़ों को कि भाई ये सटीक बैठी है ना बैठी। तो यहाँ आप चीज़ों को जज करते हैं। ठीक है, विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिसके उद्देश्य से उसकी प्राप्ति की गई हो वह उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं, इसका पता हम मूल्यांकन में लगाते हैं। एंड नेक्स्ट हो जाता है क्रिएटिंग, और लास्ट में जब जाके आप करते हैं क्रिएटिंग। क्रिएटिंग मतलब बहुत सारे लोग क्रिएटिंग करते हैं, कुछ नया डेवलप करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। गेम डेवलपर्स होते हैं, नया गेम बनाते हैं। ठीक है, जैसे पबजी। ठीक, पहले पबजी जैसा गेम नहीं था, अब पबजी गेम है, तो लोग पागल हो रखे थे इसके पीछे। और इसके अलावा भी यूट्यूब डेवलपर्स भी हैं, मतलब सॉरी यूट्यूब क्रिएटर्स भी हैं जो कि वीडियोस क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर या अपने तरीके से कहते हैं, या फिर जैसे साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, वो सहूलियत देखते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का एक सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो वो नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए, तो वो आता है क्रिएटिंग में। और जैसा मैं बता चुका हूँ, ये लॉरेंस एंडरसन और डेविड कर्टवॉल ने दिया है इसको 2001 की जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं दोनों का, 1956 और 2001 का। तो नीचे सारी चीज़ें एक ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक ही हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे की चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, ये लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है, आपको याद करना है। ठीक है, ये लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है। और ये जो ऊपर वाली जो 3 चीज़ें हैं ये हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, ये हायर ऑर्डर है ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे
नॉलेज को इन्होंने अंडरस्टैंडिंग कहा है, नॉलेज को इन्होंने रिमेंबरिंग कहा है, याद करना और लंबे समय तक याद करना। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, समझ को इन्होंने अंडरस्टैंडिंग कहा है, एप्लीकेशन को अप्लाई कहा है, अप्लाइंग कहा है। ठीक है, एनालिसिस को एनालाइज कहा है, चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना इसके अंदर होता है। जो इवैल्यूएशन, जो आप चीज़ों को जज कर पा रहे थे वो आप जज पहले कर पा रहे हैं, और जज करने के बाद आप क्रिएट करते हैं कुछ अपना, तो क्रिएट इन्होंने ऊपर लेके आए हैं। सिंथेसिस का मतलब भी क्रिएट करना होता है, जब आप चीज़ों को तोड़ मरोड़ के उनको एक जोड़ देते हैं और एक कुछ नया बना लेते हैं, तो वो आपका सिंथेसिस में आ जाता है। ठीक है, तो सिंथेसिस का मतलब ही होता है चीज़ों को जोड़ना, द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट आइडियाज़, बिलीव्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया दोनों में, मतलब चार्ट में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी के कुछ मतलब वर्ब्स दे रखे हैं। रिमेंबरिंग में क्या क्या आ सकता है, कॉपिंग, फाइंडिंग, लोकेटिंग, लिसनिंग। ठीक है, ये रिमेंबरिंग में हो सकता है, आप कुछ भी याद कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी, एनोटेशन, ट्वीटिंग, एसोसिएटिंग, टैगिंग, आप समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को। और फिर अप्लाई करना, किसी चीज़ पे आप एक्शन ले पा रहे हैं, वो आपकी अप्लाइंग हो गई। एनालिसिस कुछ भी हो गया, कैलकुलेशन वगैरह को आप देख के समझ पा रहे हैं, और जो मतलब जैसे मान लो टैक्स की बात कर लेते हैं या किसी और चीज़ की बात कर लेते हैं, तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, वो आपके एनालाइजिंग में हो गया। तो ये सबको याद करना तो मुश्किल है, मगर आप समझ सकते हैं इनको एक दो बार पढ़ के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एवेल्यूएटिंग में आप चीज़ों को जज कर पाते हैं। ठीक है, आर्ग्यूइंग मतलब आप बहस कर रहे हैं किसी से, और बहस भी ऐसे ही नहीं करेंगे, आप कुछ मुद्दों पे बहस करेंगे, तो चीज़ों को जज करके ही आप बहस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं सटीक बैठ जाए किसी आदमी पे या कुछ भी। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रिएटिंग में मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, ब्लॉगिंग हो गया। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो क्रिएशन हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, गेम डेवलपर्स हो गए, या फिर साइंटिस्ट वगैरह हो गए, तो ये आपके क्रिएटिंग में आ जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, भावात्मक डोमेन। इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य का निर्माण, कर्टवॉल, ये क्रैवाल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप कर्टवॉल कर देना। ठीक है, और मारिया ने 1964 में किया था इन्होंने, हाँ इन्होंने ही किया था। ठीक है, डेविड कर्टवॉल और ब्लूम मारिया ने। ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ। ठीक है, कर्टवॉल की, डेविड तो आप लिख ही लेंगे, क्रैथवॉल। ठीक, और मारिया। ठीक है, 19 करीब करीब कब किया था इन्होंने, 64 में। ठीक, तो इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा था। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है उस टॉपिक से के प्रति छात्रों को भावात्मक, जैसे कि उनका गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजना, रोना आदि इसमें आते हैं। अनुकरण में आता है रिसीविंग। ठीक है, रिसीविंग में जैसे आप चीज़ों को रिसीव करते हैं, किस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, बिहेवियर को। ठीक है, आप गुस्सा देख रहे हैं तो गुस्सा रिसीव कर रहे हैं, हंसना देख रहे हैं तो हंसना रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उसका अनुकरण करते हैं, गुस्सा करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे हैं जो बहुत सारे हैं जो मम्मी पापा को गुस्सा करते हुए देखते हैं, तो बचपन में कि भाई मम्मी गुस्सा कैसे कर रही थी, तो उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ठीक है, फिर आप उसको वैल्यू देने लगते हैं कि भैया किस चीज़ पे गुस्सा करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है। ठीक है, संप्रत्यय, कंसेप्चुअलाइज्ड। ठीक है, इसमें हम सभी पहलुओं को एक साथ विचार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ों को एक साथ मिला के देखते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम संगठन करते हैं। ठीक है, उस प्रकरण को एक स्थान में रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू कर देते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम चरित्र निर्माण कर लेते हैं कि भाई किस बात पे हमें हंसना है, किस बात पे हमें गुस्सा करना है। ठीक, तो और या फिर कोई कर रहा है तो हमें किस तरह का रिप्लाई करना है। ठीक है, ये कैरेक्टराइजेशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो यही थे भाव मतलब 6 पॉइंट ही थे अफेक्टिव डोमेन में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा
मनोशारीरिक उद्देश्य साइकोमोटर डोमेन, जिसको कोनेटिव डोमेन भी बोलते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कोनेटिव डोमेन आपसे अलग से पूछ सकता है। यहाँ साइकोमोटर ना पूछे तो वहाँ कोनेटिव पूछ लेगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मनोशारीरिक उद्देश्य का निर्माण सिम्पसन ने और अनीता हैरो ने 1969 में किया था। इन्होंने ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए निम्न बिंदुओं को प्रकाशित किया है। ठीक है, जो है स्टिमुलेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है। इसमें आ जाता है उद्दीपन। उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि भाई आप कहीं रहते हैं और आपके पड़ोस में कचौड़ी समोसे की दुकान है। ठीक है, आप निकल रहे हैं तो आप स्टिमुलेट होते हैं, उस चीज़ को देख के आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, स्टिमुलेशन हुआ आपका उद्दीपन हुआ। ठीक। और फिर आप मैनिपुलेट करते हैं कि भैया उसकी तरफ मजबूर होके चलते हैं कि ला उस कचौड़ी समोसे खा लेते हैं। फिर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, यार अभी तो खाना खाया था, पेट काफ़ी भारी हो रहा है। ठीक है, तो आप उस पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है समन्वयन, कोऑर्डिनेशन। इसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन और क्रिया के मध्य समन्वयन स्थापित करते हैं। ठीक है, उद्दीपन मतलब आपका स्टिमुलेशन, और क्रिया मतलब जो आपने कार्य किया, मैनिपुलेट हुए, उस चीज़ को कार्य को करने के लिए वहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन बिठा लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर करके। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। आप इस चीज़ को अपने स्वभाव में लेके आते हैं एक समय के पश्चात, मतलब समय लगता है इसमें, और उसके बाद आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है कि भाई घर के पास में तो रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा कचौड़ी नहीं खा सकते, समोसे नहीं खा सकते। ठीक है, और आप इस चीज़ को दूसरे तौर पे भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे अगर मैं आपको समझाता हूँ कि आप मतलब कंप्यूटर पे काम करते हैं, मगर आपको आपकी टाइपिंग स्किल बहुत ही बेकार है। ठीक, तो आप महसूस करते हैं कि भाई आप मतलब आकर्षित होते हैं कि भैया मुझे भी टाइपिंग करनी है इस तरह की फर्राटेदार। तो फाइनली आप ट्राई करते हैं, उसको करने के लिए फिर मैनिपुलेट कार्य करना होता है आपका। ठीक है, आपके एरर्स जो होते हैं, एरर्स मतलब आप किसी की को दबाना चाहते हैं, कुछ और दबा देते हैं, तो वो आपका आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन बिठा लेते हैं, कंट्रोल करके समन्वयन बिठा लेते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन, और उसको आप अपने बिहेवियर में लेके आते हैं उन चीज़ों को, एंड कुछ समय बाद वो हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो चीज़ होती है आपकी साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, अफेक्टिव, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ये प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन होगा। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द। व्यवहार करने का पहलू कहाँ आता है। ठीक है, कोग्निटिव में, अफेक्टिव में, कोनेटिव मतलब यानी कि साइकोमोटर। कोनेटिव को आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं बता चुका हूँ ये साइकोमोटर डोमेन है। ठीक है, तो अगर ये साइकोमोटर ना आके कोनेटिव आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर डूइंग एस्पेक्ट आपका करने से रिलेटेड किस में आएगा, कोनेटिव डोमेन में। ठीक है, करने से रिलेटेड आपका कोनेटिव डोमेन में आएगा, साइकोमोटर डोमेन में आएगा। नेक्स्ट है आपका, अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज पीयर्स ग्रुप एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। मतलब एक छात्र अपने सहकर्मी के प्रति व्यवहार में आक्रामक दिखाता है और स्कूल के जो नॉर्म्स होते हैं उनको उनके ये अनुरूप नहीं है। तो ये किस चीज़ में आता है आपका व्यवहार, तो आपका व्यवहार आता है आपके अफेक्टिव डोमेन में। ठीक है, भावात्मक क्षेत्र में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज टू एनालाइज इंफॉर्मेशन गिवन। निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए। ठीक है, विश्लेषण कैसे होता है, आप क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी फॉर क्लासिफिकेशन ही है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे आप क्लासिफाई कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को वर्गीकृत कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक,
तो हम जो हमारा ईयरपॉड हम देने वाले हैं वो नेक्स्ट 26 जो जून आएगा हम उसमें देंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए मतलब जब तक के लिए नहीं, मैं और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।